नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज मैं बात करने जा रहा हूं लेखक कुमार गंधर्व द्वारा लिखी गई पाठ जिसका शीर्षक है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस पाठ को समझते हैं। बरसों पहले की बात है जब लेखक बीमार था। उस बीमारी में एक दिन लेखक ने रेडियो लगाया और अचानक एक अनोखा स्वर लेखक के कानों में पड़ा। यह स्वर सुनते ही लेखक ने अनुभव किया कि यह स्वर कुछ विशेष है। यह स्वर सीधे लेखक के कलेजे से जा टकराया। लेखक तो हैरान हो गया। आखिर लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि यह स्वर किसका है। लेखक बड़ी एकाग्रता से सुनता ही रहा। गाना समाप्त होते ही गायिका का नाम घोषित किया गया, लता मंगेशकर। तभी यह नाम सुनते ही लेखक हैरान हो गया और लेखक को मन ही मन एक संगति पाने का भी अनुभव हुआ। साथ ही प्रसिद्ध गायक दीनानाथ मंगेशकर की अजब गायकी का एक दूसरा रूप लिए उन्हीं की बेटी की कोमल आवाज में सुनने का अनुभव हुआ। लेखक को लगता है कि बरसात के भी पहले के किसी चित्रपट का वह कोई गाना था। तब से लता लगातार गाती चली आ रही है और लेखक भी उसका गाना सुनता आ रहा है। लता के पहले प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का चित्रपट संगीत में अपना जमाना था, लेकिन उसी क्षेत्र में बाद में आई हुई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कभी कभी ही दिखाई पड़ते हैं। जैसे प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खान अपने सितार वादक पिता की तुलना में बहुत ही आगे चले गए। लेखक का मानना है कि भारतीय गायिकाओं में लता जैसी गायिका हुई ही नहीं। लता के कारण चित्रपट संगीत को असाधारण लोकप्रियता प्राप्त हुई है। यहाँ तक कि लोगों का शास्त्रीय संगीत की तरफ देखने का नजरिया भी एकदम बदला है। पहले भी घर घर में छोटे बच्चे गाया करते थे, लेकिन उस गाने में और आजकल घरों में सुनाई देने वाले बच्चों के गाने में बड़ा अंतर हो गया है। आजकल के नन्हे मुन्ने बच्चे भी स्वर में गुनगुनाते हैं। क्या लता इस जादू का कारण नहीं है? कोयल का स्वर लगातार कानों में पड़ने लगे तो कोई भी सुनने वाला उसका नकल करने का प्रयास करेगा। ये बात तो स्वाभाविक है। चित्रपट संगीत के कारण सुंदर स्वरों के क्रमबद्ध समूह लोगों के कानों पर पड़ रही है। संगीत के अलग अलग प्रकारों से उनका परिचय हो रहा है। उनका स्वर ज्ञान काफी बढ़ रहा है। सुरीलापन क्या होता है इसकी समझ भी उन्हें होती जा रही है। तरह तरह की लय के भी प्रकार उन्हें सुनाई पड़ने लगे हैं और आकार युक्त लय के साथ उनकी जान पहचान होती जा रही है। साधारण प्रकार के लोगों को भी उसकी बारीकी समझ में आने लगी है। इन सब का श्रेय लता को ही है। इस प्रकार लता ने नई पीढ़ी के संगीत को संस्कारित किया है और सामान्य मनुष्य में संगीत के विषय की विशेष रुचि उत्पन्न करने में काफी बड़ी भूमिका निभाई है। संगीत की लोकप्रियता, संगीत का प्रचार और संगीत के रुझान के विकास का श्रेय लता को ही देना पड़ेगा। सामान्य श्रोता को अगर आज लता की स्वर लिपि और शास्त्रीय गायकी की स्वर लिपि सुनाई जाए तो वह लता की स्वर लिपि ही पसंद करेगा। गाना कौन से राग में गाया गया और ताल कौन सा था, यह शास्त्रीय लेखा जोखा इस आदमी को अचानक मालूम नहीं रहता। उसे इससे कोई मतलब नहीं है कि राग मालकोस था। मालकोस जो कि भैरवी थाट का राग है, इसमें रे और पा वर्जित है। इसमें सारे स्वर कोमल लगते हैं। यह गंभीर प्रकृति का लोकप्रिय राग है, जबकि ताल त्रिताल है। त्रिताल जो कि 16 मात्राओं का ताल है। इसमें 4-4 मात्राओं के 4 विभाग होते हैं। उसे तो चाहिए वह मिठास जो उसे मस्त कर दे, जिसका वह अनुभव कर सके, और यह स्वाभाविक ही है क्योंकि जिस प्रकार इंसानियत हो तो वह इंसान है, ठीक वैसे ही गानपन हो तो वह संगीत है। गानपन मतलब गाने का ऐसा अंदाज जो एक आम आदमी को भी भावुक कर दे। लता के हर एक गाने में 100% यह गानपन मौजूद रहेगा। लता की लोकप्रियता का मुख्य केंद्र यह गानपन ही है। लता के गाने की एक और विशेषता है उसके स्वरों की पवित्रता। हालांकि प्लेबैक सिंगर मतलब पार्श्व गायिका नूरजहां भी एक अच्छी गायिका थी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लता के स्वरों में कोमलता और आकर्षण है। ऐसा लगता है कि लता का जीवन की तरफ देखने का जो नजरिया है वही उसके गायन की पवित्रता में झलक रहा है। लेकिन हाँ, संगीत संचालकों को लता के स्वर की इस निर्मलता का जितना उपयोग कर लेना चाहिए था उतना नहीं किया। लेखक कहता है कि यदि मैं स्वयं संगीत संचालक होता तो लता को बहुत कठिन काम देता। लता के गाने की एक और विशेषता है उसका संगीतमय उच्चारण। उसके गीत के कोई 2 शब्दों का अंतर संगीत के 7 स्वर द्वारा बड़े सुंदर तरीके से भरा रहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वे दोनों शब्द अदृश्य होते होते एक दूसरे में मिल जाते हैं। यह बात उत्पन्न करना बड़ा कठिन है, लेकिन लता के साथ यह बात बहुत ही सरल और स्वाभाविक है। ऐसा माना जाता है कि लता के गाने में करुणा युक्त रस किसी विशेष प्रभावशाली तरीके से व्यक्त होता है। लेखक का मानना है कि लता ने करुणा युक्त रस के साथ उतना न्याय नहीं किया है। इसके बदले लता ने मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति करने वाले मध्य या द्रुत लय के गाने बहुत ही उत्सुकता से गाए हैं। लेखक की नज़र से उसके गायन में एक और कमी है। फिर भी यह कहना मुश्किल होगा कि इसमें लता का दोष कितना है
और संगीत संचालकों का दोष कितना है। लता का गाना आमतौर पर ऊंचे सरगम में रहता है, संगीत संचालक उसे बहुत ऊंची सरगम में गवाते हैं। यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि शास्त्रीय संगीत में लता का स्थान कौन सा है। लेखक का मानना है कि यह प्रश्न स्वयं ही उद्देश्यहीन है। इसका मुख्य वजह यह है कि शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में तुलना नहीं हो सकती। जहां गंभीरता शास्त्रीय संगीत का अस्थायी भाव है, वहीं फास्ट रिदम मतलब तीव्र लय और चंचलता चित्रपट संगीत का मुख्य गुणधर्म है। चित्रपट संगीत का ताल प्राथमिक अवस्था का ताल होता है, जबकि शास्त्रीय संगीत में ताल अपने अलंकृत रूप में मतलब सजाए हुए रूप में पाया जाता है। चित्रपट संगीत में आधे तालों का उपयोग किया जाता है। उसकी लयकारी बिल्कुल अलग होती है और आसान होती है। चित्रपट संगीत में सरलता और लचीलापन को मुख्य स्थान दिया जाता है। फिर भी चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत की अच्छी जानकारी होना जरूरी है। 3-3.5 मिनट के गाए हुए चित्रपट के किसी गाने का और एकाध खानदानी शास्त्रीय गायक की 3-3.5 घंटे की सभा, इन दोनों का कलात्मक और आनंदात्मक मूल्य एक ही है और लेखक भी ऐसा मानता है। किसी अच्छे लेखक का कोई विशाल लेख जीवन के रहस्य का विशेष रूप में वर्णन करता है, तो वही रहस्य छोटी सी कहावत का या फिर नन्ही सी कहावत में सुंदरता और परिपूर्णता से प्रकट हुआ भी दिखाई देता है। उसी प्रकार 3 घंटों की रंगदार सभा का सारा रस लता की 3 मिनट की स्वर लिपि में स्वाद लिया जा सकता है। लता का एक एक गाना एक पूरा कलाकृति होता है। स्वर, लय और शब्दार्थ का वहां पर त्रिवेणी संगम होता है। त्रिवेणी मतलब जहां 3 नदियों की धाराएं मिलती है और समारोह की बेहोशी उसमें समाई रहती है। वैसे देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत में अंतर क्या है। अंत में प्रेमी को आनंद देने की सामर्थ्य किस गाने में कितना है, इस पर उसका महत्व ठहराना उचित है। लेखक का कहना है कि यदि शास्त्रीय संगीत भी मनोरंजक ना हो तो बिल्कुल भी फीका लगेगा, आकर्षक प्रतीत नहीं होगा और उसमें कुछ कमी सी प्रतीत होगी। गाने में जो गानपन प्राप्त होता है वह केवल शास्त्रीय बैठक के आत्मविश्वास की वजह से, ताल सुर के निर्दोष ज्ञान के कारण नहीं होता है। गाने की सारी मिठास और सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुख्य रूप से आश्रित रहती है और रंजकता का केंद्र प्रेमी वर्ग के सामने कैसे प्रस्तुत किया जाए, किस तरह से उसकी बैठक बिठाई जाए और श्रोताओं मतलब सुनने वालों से कैसे संवाद किया जाए, इसमें समाया हुआ है। किसी मनुष्य के हड्डियों का ढांचा और एक प्रतिभाशाली कलाकार द्वारा उसी मनुष्य का तैलचित्र, इन दोनों में जो अंतर होगा वही गायन के शास्त्रीय ज्ञान और उसकी स्वरों द्वारा की गई संगतिपूर्ण अभिव्यक्ति में होगा। संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान अव्वल दर्जे के खानदानी गायक के जैसा ही है। क्या लता 3 घंटों की महफिल जमा सकती है? ऐसा संदेह व्यक्त करने वालों से लेखक को भी एक प्रश्न पूछना है। क्या कोई पहली श्रेणी का गायक 3 मिनट की अवधि में चित्रपट का कोई गाना उसकी इतनी कुशलता से गा सकेगा? बिल्कुल नहीं। यही उस प्रश्न का उत्तर उन्हें देना पड़ेगा। खानदानी गायकों का ऐसा भी दावा है कि चित्रपट संगीत के कारण लोगों की रुचि बिगड़ गई है। चित्रपट संगीत ने लोगों के कान बिगाड़ दिए, ऐसा आरोप लगाया जाता है। लेकिन लेखक समझता है कि चित्रपट संगीत ने लोगों के कान खराब नहीं किए हैं बल्कि सुधार दिए हैं। सच बात तो यह है कि हमारे शास्त्रीय गायक बड़े आत्मसंतुष्ट स्वभाव के हैं। संगीत के क्षेत्र में उन्होंने अपनी तानाशाही स्थापित कर रखी है। शास्त्र शुद्धता के कर्मकांड को उन्होंने जरूरत से ज्यादा महत्व दे रखा है। लेकिन चित्रपट संगीत द्वारा लोगों की अभिजात्य वर्ग के संगीत से जान पहचान होने लगी है। उनकी चिकित्सक और उत्सुक स्वभाव अब बढ़ती जा रही है। अब केवल शास्त्र शुद्ध और रसहीन गाना उन्हें नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें तो सुरीला और भावपूर्ण गाना चाहिए। और यह क्रांति चित्रपट संगीत ही लाया है। चित्रपट संगीत समाज के संगीत के विषय की रुचि में प्रभावशाली मोड़ लाया है। चित्रपट संगीत की मान्यताएं, मर्यादाएं और परेशानियां सब कुछ अनोखा है। दरअसल चित्रपट संगीत की व्यवस्था ही अलग है। यहाँ पर नवनिर्मित की बहुत गुंजाइश है। जैसा कि शास्त्रीय रागदारी का चित्रपट संगीत संचालकों ने उपयोग किया, उसी प्रकार राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली और प्रदेश के लोकगीतों के भंडार को भी उन्होंने खूब लूटा है। यह हमारे ध्यान में जरूर रहना चाहिए। धूप को आश्चर्य करने वाले पंजाबी लोकगीत, रूखा और निर्जल राजस्थान में बादल की याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों और दरवाजे में प्रतिध्वनित होने वाले पहाड़ी गीत, ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के अलग अलग कामों का हिसाब लेने वाले कृषि गीत और ब्रजभूमि में समाया हुआ सरल मधुर गीतों का अत्यधिक मार्मिक और रस के अनुकूल उपयोग चित्रपट क्षेत्र के प्रभावशाली संगीत संचालकों ने किया है और आगे भी वे करते रहेंगे। दरअसल संगीत का क्षेत्र ही विशाल है। वहां पर अब तक अदृश्य, असंशोधित और अदृष्टिपूर्व जैसा खूब बड़ा प्रांत है। फिर भी चित्रपट के लोग इसकी खोज और उपयोग करते चले आ रहे हैं। इसलिए चित्रपट संगीत दिन प्रतिदिन अधिक से अधिक विकसित होता जा रहा है। लता आज
इस चित्रपट संगीत क्षेत्र के बिना ताज या मुकुट की एक सम्राज्ञी है। वैसे तो कई सारे पार्श्व गायक और गायिकाएं हैं, लेकिन लता की लोकप्रियता बहुत अधिक है। बीते कई वर्षों से वह गाती आ रही है और फिर भी उसकी लोकप्रियता कम नहीं हुई है। लगभग आधी शताब्दी तक लोगों पर लगातार प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। भारत के हर जगह में लता का गाना पहुंचा है, यहाँ तक कि विदेश में भी लता का गाना सुनकर लोग उत्साहित हो उठे हैं और यह चमत्कार हम अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। ऐसा कलाकार शताब्दियों में शायद एक ही बार जन्म लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।